अटेंडेंस बना लीजिएगा बेटा, आप लोग से जिनसे बोला गया है। कितना 2 मिनट बाकी है। कल नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास था उसमें जो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था उसका एक 5 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स थे जिसमें हम लोग को सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ने थे, बल निकाय जो पढ़ने थे वो अपना कंटिन्यू करेंगे और 2-3 थ्योरम्स पढ़ाएंगे। अब जैसे जैसे आगे जैसी क्लासेस होंगी हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ें एक एक क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि उस पर बेस्ड हम लोग को थ्योरम्स भी पढ़ना है और बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो सब चीज़ों को लिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो हो सकता है कि एक लेक्चर में आपको एक ही थ्योरम पढ़ाया जाए, लेकिन जो थ्योरम पढ़ाया जाएगा वो पूरी तरह से डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सब पढ़ाया जाएगा। तो ये 5 मिनट का रिवीजन करते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पहले हम लोग ने पढ़ा था पहले तो पढ़ा गया था फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो फोर्स को परिभाषित किया गया था कि कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या समान गति से चलती हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे उसे फोर्स कहते हैं। तो फोर्स को डिफाइन किया गया था, उसके बाद उसकी यूनिट देखी गई थी। कौन कौन सी यूनिट देखी गई थी? एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट और पीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट में फोर्स की न्यूटन बोला गया था, जिसे कैपिटल एन से दिखाया गया था। एमकेएस यूनिट में एमकेएस यूनिट से किसे बोला क्या बोला गया था? केजीएफ या केजी वेट, किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। और सीजीएस में से बोला गया था डाइन, डाइन को बोला गया था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग डाइन बोले थे। और रिलेशन फिर स्टेब्लिश किया गया था एमकेएस और एसआई में। तो 1 न्यूटन इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था 1 kgf इजिकल्स टू 9.81 न्यूटन निकाला गया था। फिर एसआई और सीजीएस के बीच का रिलेशन निकाला गया था कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग को फोर्स के बारे में पढ़ाई गई थी। एक चीज याद ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग लिखते हैं 1000 न्यूटन, ठीक है, जैसे एसआई यूनिट में न्यूटन होता है, इसी 1000 न्यूटन को हम लोग कहीं कहीं स्थीन भी बोल देते हैं। तो एक नया यूनिट जनरेट हो जाता है स्थीन, STHENE, स्थीन। 1000 न्यूटन को ही बोलते हैं स्थीन, ठीक है, ये भी ध्यान दिया जाएगा। सॉरी, ये 1000 न्यूटन नहीं है, 1000 kg। 1000 kg वेट को, मतलब इसको अगर स्थीन को डिफिनीशन, अगर स्थीन को लिखना हो तो ये इसको लिख लो, नोट बना के जहाँ पे भी स्टार्ट किए थे वहाँ पे स्थीन की डेफिनेशन लिख लो कि एक स्थीन वह बल है जो 1 मीट्रिक टन के पिंड में, जो 1 मीट्रिक टन के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो कोई भी कहीं पे भी फोर्स लगाने के लिए हम लोग को 4 कारकों, ये 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उस बल का परिमाप क्या है, उस बल की दिशा क्या है, उस बल की बल बिंदु कहाँ है, और उस बल की बल रेखा कहाँ है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो 4 चीजें देखा गया था कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहला उसका मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाप। दूसरा उसकी डायरेक्शन, दिशा कैसी है बल की, किस डायरेक्शन में है। दूसरा बल का क्रिया बिंदु, ठीक है, क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, क्रिया बिंदु। चौथा देखा गया था उसकी बल की क्रिया रेखा, ठीक है, बल की क्रिया रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्शन। ये चारों चीजें होनी चाहिए बल, किसी भी बल को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। और उसका डेफिनेशन देके बताया गया था कि ये डायग्राम के थ्रू बताया गया था कि कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ, ये से बोलते हैं बल की क्रिया बिंदु। ये बल की क्रिया बिंदु है, ये बल की डायरेक्शन है। मान लीजिए कि P = 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बल की क्रिया बिंदु और इस क्रिया बिंदु करते होती हुई जो भी
लीनियर लाइन है, उसे उसकी लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। और इस लाइन ऑफ एक्शन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन ऑफ एक्शन में जो भी पॉइंट आप लोगे, जिस भी टाइप पॉइंट लोगे, उन सभी में बल की जो परिमाप होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके प्रभाव के बारे में पढ़े थे। इसके प्रभाव कैसे होते हैं। तो दो तरह के प्रभाव पढ़ा गया था, एक इसका बाह्य प्रभाव पढ़ा गया था, एक आंतरिक प्रभाव पढ़ा गया था। बाह्य प्रभाव में देखा गया था कि जब भी किसी पिंड पर फोर्स लगता है, ठीक है, जब भी किसी पिंड पर फोर्स लगता है तो या तो पिंड मूव करता है, ठीक है, या तो पिंड पे मूवमेंट होती है, नहीं तो ऐसी भी हो सकता है कि उसमें समान गति होनी चालू हो जाती है। तो ये बाह्य होती है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण, मतलब कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में है, तो अगर वो गति करना स्टार्ट कर दे एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो इसे बोला जाएगा कि उसका एक्सटर्नल इफेक्ट, फोर्स का ये एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ा है इस पे। दूसरा होता है इंटरनल इफेक्ट। इंटरनल इफेक्ट में जो भी पिंड होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जब भी किसी पिंड पे हम लोग तनाव बल या संपीड़न बल लगाते हैं, उसके कारण उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो उनकी डिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाने लगती है, जिसके कारण उसमें एक विकृति उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती है। विकृति दो प्रकार की होती है। एक, अगर हम लोग संपीड़न बल लगाएंगे, मान लो कोई पिंड पे अगर हम लोग संपीड़न बल लगा रहे हैं, मतलब कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं किसी पिंड पे, तो या तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा इस प्रकार, और अगर तनाव बल लगा रहे होंगे तो इसकी लेंथ बढ़ने स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो ये दोनों जो आते हैं, ये इंटरनल इफेक्ट में आते हैं कि जो मेरा जो बल लग रहा है, तो दो इफेक्ट्स हो गए, एक इंटरनल इफेक्ट हो गया और एक एक्सटर्नल इफेक्ट हो गया। ये दोनों हमारे नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, नेक्स्ट क्या पढ़ा गया था, हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा गया थे। क्रिया, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहले पढ़ा गया था टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स, मतलब तनाव बल या संपीड़न बल। तनाव बल अभी बताया गया कैसे क्या होता है, और संपीड़न के बल क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा प्रकार का बल पढ़े थे, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया बल पढ़ा गया था। तो क्रिया रूप में लगने वाले बल को क्रिया बल कहते हैं, और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में लगने वाले बल को प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, जो कि एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रख के एग्जाम्पल देके समझाया गया था। ठीक है। उसके बाद एक कॉन्टैक्टिंग नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स भी बताया गया था। ठीक है। कॉन्टैक्टिंग फोर्स, नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स में तुम्हारा ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक हो गया, ये सब नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स में आ गया था। उसके बाद हाँ, एक और बता था बल, संकेंद्रित बल और संवितरित बल। ठीक है। संकेंद्रित बल मतलब किसी बीम पे, किसी पॉइंट पे जो बल लगता है, किसी एक पॉइंट पे बल लगने वाले बल को संकेंद्रित बल बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड फोर्स और पॉइंट फोर्स। कंसंट्रेटेड फोर्स बोलो या पॉइंट लोड बोलो, ठीक है, फोर्स बोलो या लोड बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट जो था उसी में समवितरित था, यूडीएल, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब पूरे लेंथ पे किसी भी बीम या किसी भी रेक्टेंगुलर कोई भी चीज होगी या बॉडी होगी जिसपे भी बल लग रहा होगा, तो अगर एक पॉइंट पे लग रहा है तो उसे बोलते हैं संकेंद्रित बल किसी एक पॉइंट पे। और अगर पूरे लेंथ पे लग रहा है बल, समान प्रकार का बल, 5 न्यूटन का बल पूरे उस पे लग रहा है, तो उसे हम लोग समवितरित बल बोला गया था। उसके बाद क्या पढ़ा गया था, बस इतना ही पढ़ा गया था। हम्म हम्म, इतना ही पढ़ा गया था। तो आज जो हमको पढ़ना था, उसके बाद हम लोग कुछ एक डायग्राम बनाए थे सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में हम लोग जो 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 चीजें बताएंगे, डायग्राम बना था, उसको फिर से देख लेते हैं क्या क्या डायग्राम था। तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था। एक था कोलिनियर, जिसे बोलते हैं समरेखीय। एक था मेरा कोप्लेनर, एक तलीय, और एक था मेरा नॉन कोप्लेनर, ठीक है, भिन्न तलीय। अब इस कोप्लेनर को 3 भाग में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा, कंकरेंट, कंकरेंट, जिसे कंकरेंट को बार बार हम भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं, संगामी बल, संगामी। ये था नॉन कंकरेंट,
और एक था पैरेलल। फिर इसको भी 3 भाग में किया गया था, यही तीनों थे, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट और पैरेलल फोर्स। तो एक एक चीज उठा उठा के हम लोग को एक एक बारे में डेफिनेशन पता करनी, कौन से बल कोप्लेनर है, कौन से नॉन कोप्लेनर है, और कौन से कंकरेंट है, कौन से नॉन कंकरेंट है। ठीक है, पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रीफली एक्सप्लेन या ऑफलाइन जब भी आपका एग्जाम होता है तो इन्हीं में से 3-4 डेफिनेशन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक डेफिनेशन होगा एक्सप्लेन एक्सप्लेन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या एक्सप्लेन कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मतलब कोप्लेनर भी है और कंकरेंट भी है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि कंकरेंट किसे बोलते हैं, संगामी बल किसे बोलते हैं, एक तलीय बल किसे बोलते हैं, और समतल एक तलीय के बाद होता है मेरा पैरेलल फोर्स किसे बोलते हैं, कोलिनियर फोर्स किसे बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग डेफिनेशन उठाएंगे। ये डायग्राम आप लोग बना लिए थे, इसलिए अभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक चीज उठाते हैं और फिर हम एक ब्लॉक बना के, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक बना के हम लोग सभी फोर्सेस को एक ही में दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले कोलिनियर फोर्स। ठीक है, कोलिनियर फोर्स क्या होता है, किसी एक रेखा पे, ठीक है, एक रेखा पे बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक ही रेखी की बात हो रही है, पॉइंट सी है, यहाँ पे अगर F1 फोर्स लग रहा है, इसी पॉइंट पे अगर F2 फोर्स लग रहा है, और इसी पॉइंट पे अगर F3 फोर्स लग रहा है, तो इसे बोलते हैं कि ये कोलिनियर फोर्स है, सम रेखीय बल है। ठीक है, तो कोलिनियर फोर्स को ऐसे डिफाइन करके किसी एक, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, किसी एक रेखीय, किसी एक रेखा में लगने वाले किसी एक रेखा में लगने वाले समस्त बलों को समरेखीय बल कहते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग लिख लो ये बल निकाय क्या होता है, इसकी भी तो डेफिनेशन लिखनी जरूरी है। तो इसके पहले अगर जगह बची होगी तो बल निकाय लिख लेना, पहले बल निकाय क्या होता है ये लिख लो। इसमें लिख लो बलों के विभिन्न समूहों, बल निकाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन है, बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। अभी क्या था, अभी हम लोग एक एक बल पढ़ रहे थे, अब एक ही पे बहुत सारे बल लिखेंगे, तो वो उनका जो एक समूह होता है, एक जो उनका एक कलेक्टिव मीन होता है, ठीक है, उन्हीं को हम लोग फोर्सेस बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फोर्स होते हैं। जब एक फोर्स की बात हो तो हम लोग सिर्फ फोर्स की बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे भी बहुत सारे बल आएंगे, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, उस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं कि आपको दिख नहीं रहा है, तो इसे बोलते हैं कि ये सिस्टम ऑफ फोर्स है, ये बल निकाय है। अब इसी बल निकाय में कितने प्रकार के बल निकाय होते हैं वो चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें लिख लिए बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका पहला हो गया कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में आपको बता देगा, लिखवा भी देगा, ये लाइन आप ये डायग्राम बनाते चलिएगा साथ साथ। नेक्स्ट है कोप्लेनर, एक तलीय। ठीक है, एक तलीय फोर्स, इसमें लिख लो किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल जब एक ही समतल में होते हैं तो वो एक तलीय बल कहलाते हैं। किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल जब एक ही समतल में होते हैं तो वे एक तलीय बल कहा कहलाते हैं। अर्थात जिन बलों की क्रिया रेखाएं अर्थात जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल पर होती हैं उन्हें एक तलीय बल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो नॉन कोप्लेनर है। एक तलीय में जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्लेन है, अगर हम लोग एक डायग्राम बना के दिखाएं आपको, ठीक है, ये एक तल है, अगर इसी तल पे ये ये फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये
इसी में लो F1, ये F2 और ये F3। ये तीनों फोर्स एक ही तल पे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बना दिखाया जा सकता है कि F1, F2, F3 ये तीनों जो होंगे कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगे, क्योंकि इनके ही तल, ये तल और एक ही तल पे तीनों फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इसको डायग्राम से आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का नॉन कोप्लेनर फोर्स या भिन्न तलीय फोर्स, भिन्न तलीय बल। भिन्न तलीय बल में लिखिए, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की क्रिया रेखाएं जब विभिन्न तलों में होती हैं, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की क्रिया रेखाएं जब भिन्न तलों में होती हैं तो उन्हें भिन्न तलीय फोर्स कहते हैं या भिन्न तलीय बल कहते हैं। ठीक है, अगर भिन्न भिन्न तलों की क्रिया भिन्न भिन्न बल, ठीक है, सॉरी, भिन्न भिन्न तलों में अनेक प्रकार के बल होते हैं तो उसे भिन्न तलीय बल कहते हैं। और मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कोप्लेनर सिस्टम फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग को कोप्लेनर नहीं पढ़ना, पर डेफिनेशन आई है बल निकाय में तो पढ़ना, डेफिनेशन वाइज पढ़ना ही पड़ेगा। बट जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो एक तलीय पढ़ेंगे, मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो किसी एक तल पे लग रहा होगा। ठीक है, अब इसका नॉन कोप्लेनर को एग्जाम्पल के अगर समझना चाहें तो एक मान लीजिए कि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा हो F4, एक यहाँ पे लग रहा हो F6, F5 और एक यहाँ पे लग रहा हो F, क्या बोल सकते, 6 बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो F1, F4, ठीक है, और F6, F1, F4, F6 ये सभी क्या है, ये भिन्न तल, ये अलग अलग तल पे लग रहा है। देखो F1 इस तल पे लग रहा है, F4 इस तल पे लग रहा है और F6 पिछले तल पे लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा संगामी बल। कोप्लेनर हो गया, नॉन कोप्लेनर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कंकरेंट फोर्स पढ़ना है। कंकरेंट मतलब संगामी बल। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक बिंदु पर निकलने वाले बहुत सारे फोर्स को संगामी बल बोलते हैं। जैसे लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो। किसी जिन बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखो, क्रिया रेखाएं इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। जितने भी डिफिनेशन देख रहे हो उसमें क्रिया रेखाओं की बात हो रही है, क्योंकि क्रिया रेखाएं इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिया रेखाएं सबकी अलग अलग होगी तो फिर हम लोग उसको नहीं कर सकते। हम पहले बता देते कि करेक्टरिस्टिक्स में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब उसका परिमाप क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी क्रिया रेखाएं कैसी है और उसकी बल की क्रिया बिंदु, ठीक है, वो कहाँ पे है। ये चारों चीज होनी चाहिए, तभी आप किसी भी फोर्स को हम लोग कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संगामी बल में लिखो, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें संगामी बल कहते हैं। वह बिंदु जहां पर ये रेखाएं मिलती हैं, वह बिंदु जहां पर ये रेखाएं मिलती हैं संगम या संगमन बिंदु, ब्रैकेट में पॉइंट ऑफ कनकरेंस कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे F1, F2, F3 की देख लो, F1, F2 और F3 इन तीनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट O पे मिल रही है। मतलब कि ये तीनों फोर्सेस संगामी बल कहलाएंगे, जिनकी क्रिया रेखाएं किसी एक पॉइंट से गुजर रही हैं। ऐसा ही असंगामी बल होगा, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी उसे असंगामी बल कह देंगे। ठीक है, तो 4 चीजें हम लोग पढ़ लिए, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट। और क्या बचा आपका? हाँ, समांतर बल बचा है, पैरेलल फोर्सेस, इसको भी लिख लो। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं उन्हें समांतर बल कहते हैं। ठीक है, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं उन्हें समांतर बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, F4, F5, 6, F4, F5, F6 ये तीनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि देखो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि उनके
लाइन ऑफ फोर्सेस सेम सेम होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। अब समांतर बल को दो भाग में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक होता है सदिश समांतर बल, मतलब लाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस को दो भाग में डिवाइड किया गया है। डिवाइड नहीं किया गया, बस समझाने के लिए किया गया है। पैरेलल फोर्स सिस्टम को दो भाग में किया गया है, लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक लाइक पैरेलल फोर्स। लाइक मतलब दो फोर्स ऐसे जो एक दूसरे के समांतर और समान हो, मतलब अगर 5 न्यूटन का ये भी लग रहा है तो 5 न्यूटन का ये भी लगे, ठीक है, ये इनकी दिशा सेम हो, ठीक है। तो F4 F5 F6 ये तीनों पैरेलल फोर्स सिस्टम तो है ही, पैरेलल फोर्स तो है ही, बट ये साथ साथ लाइक पैरेलल फोर्स भी है, क्योंकि इन तीनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो उसे लाइक पैरेलल फोर्स कहेंगे। और अनलाइक में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि F4 यहाँ पे न लगने के बना उल्टा लगने लगता, उसकी डायरेक्शन अगर बदल जाती, तो F4 और F5 ये अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम या असदृश समांतर बल कहलाते हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन बदल गई, मतलब इनके लाइन ऑफ सेक्शन बदल गए, ठीक है। चार छह जो चीजें थी, ये हम लोग एक एक करके पढ़े, और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ ली गई हैं। कोलिनियर पढ़ा गया था, ये समरेखीय से स्टार्ट करे थे हम लोगों ने, समरेखीय पढ़ा, समरेखीय बल निकाय पढ़ा, ठीक है, समरेखीय बल निकाय पढ़े, मतलब कोलिनियर फोर्स सिस्टम पढ़े। उसके बाद एक तलीय एक तलीय पढ़ा, को प्लानर पढ़ा फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर भिन्न तलीय पढ़ा, मतलब नॉन को प्लानर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने संगामी पढ़ा, कंकरेंट, असंगामी पढ़ा, नॉन कंकरेंट, फिर पैरेलल पढ़ा, पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब कि पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब कि क्या, समांतर बल निकाय, समांतर आधा ना होगा, समांतर बल निकाय पढ़ा। इसी समांतर बल निकाय में एक सदृश बल निकाय, एक सदृश समांतर पढ़ा, और एक असदृश पढ़ा, मतलब अनलाइक, और ये लाइक पैरेलल सिस्टम, और एक सदृश में अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी और भी चीजें पढ़नी है, जैसे नहीं बताते कोप्लेनर कंकरेंट, मतलब कोप्लेनर भी है और कंकरेंट भी है। तो इतने चीजें पढ़ने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इसी का एक मिक्स्ड वर्जन होगा। उसके बाद इन सभी के बाद आप हेडिंग डाल लीजिए संगामी एक तलीय तल बल, संगामी एक तलीय बल मतलब संगामी भी होगा और एक तल भी होगा। अब इसको अगर हमें एक एग्जाम्पल अच्छी सी ड्राइंग बनानी पड़ेगी, फिर समझा जा सकता है। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये F1 2, इन दोनों का रिजल्टेंट F3, बनाते भी चलिएगा साथ साथ अगर बना रहे हो तो। F4 F5, यहाँ पे F4, ये फोर्स, ये फोर्स F5,
इसे F6 बोल लीजिए। ये F7 ले लो। सेकंड के बाद इस वाले फोर्स को F8 ले लो। F9 इस प्लेन पे ले लो। F9 प्लेन पे F9 ले लो। इस प्लेन पे F10 ले लो। यहाँ पे F11 ले लो। और यहाँ पे बचा, यहाँ पे F12 ले लो। ये सभी फोर्सेस देख लो। ये F1 हो गया, ये F2, F1 F2, ठीक है। F3 इन दोनों का रिजल्टेंट। यहाँ पे F4 है इस वाले एज पे, ये F5, ठीक है। F6 ये है, F7 8 9 10 11 12। ये फिगर पहले बना लो, फिर हम लोग एक एक करके कुछ देखेंगे। इसलिए मेरे पास अगर 2 कलर का मार्कर रहता ना तो हो जाता। देखते हैं इससे कुछ होता है काम। पिंक थोड़ा बहुत दिखा होगा। हाइलाइटर है, मिट जाएगा कि नहीं ये भी पंगा है। मिट जाएगा। हाँ तो इससे भी कर सकते हैं। तो हाइलाइटर तो मेरे पास ये भी है। बनाते रहो, जल्दी जल्दी बनाओ, फिर आगे करेंगे। ऑरेंज, पिंक भी सही है। तो पहला जो आप लोगों ने लिखा है संगामी एक तली बल, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। अब इसमें ढूंढिए कौन कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो कोप्लेनर भी है और कंकरेंट भी है। कोप्लेनर मतलब एक ही तल पे हैं, और कंकरेंट मतलब संगामी, किसी उनकी जो क्रिया बिंदु क्रिया रेखाएं हैं वो किसी एक पॉइंट पे कांटेक्ट हो रही हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान लगा के देखेंगे, तो F1 F2 और F3 ये कोप्लेनर भी है और कॉन्करेंट भी है। मतलब एक तलीय भी है और संगामी भी है। कैसे? ये एक तल है ए बी सी डी। तल ए बी सी डी में, ये तल है ना ए बी सी डी, इस ऊपर वाले तल पे F1 F2 F3 इन तीनों की जो क्रिया रेखाएं किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं, इसलिए ये कंकरेंट है। प्लस ये एक तल पे है, इसलिए कोप्लेनर भी है। तो मतलब F1 F2 F3 ये तुम्हारा नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, एक तलीय संगामी बल निकाय है। तो आप लोग जहाँ पे भी लिखे हो एक तलीय संगामी बल निकाय, वहां पे नीचे एग्जाम्पल देके ये फिगर अगर बनाए हो तो एग्जाम्पल देके लिख लो F1 F2 F3। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए F6 F6 F7 और F11 ये भी हमारी एक तलीय संगामी बल हैं। इसका डायरेक्शन बदल देना, ठीक है। F6 F7 और F11 ये भी मेरी एक तलीय संगामी बल है, क्योंकि इन तीनों का कॉन्करेंट देखो है तो ये पैरेलल, ये उल्टी डायरेक्शन है, बट इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट पे मिल रही है। F7 की लाइन ऑफ एक्शन भी, F6 की भी लाइन ऑफ एक्शन और F11 की भी लाइन ऑफ एक्शन, ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रही है। तो ये कॉन्करेंट हो गया। एक पॉइंट पे मिलना मतलब
संगामी कहलाना। और एक तल पे भी है, कुछ तल पे बी सी, और इसको अगर ई ले लो और इसको एफ ले लो, तो बी सी ई एफ तल पे, इस वाले तल पे, आगे वाले तल पे, एक ही तल पे तीन फोर्स सिस्टम है। तो एक तलीय संगामी बल जहां पे भी लिखे हो वहां पे F1 F2 F3 एग्जाम्पल देके लिख लो। F1 F2 F3 आर, या F1 F2 F3 ही एक तलीय संगामी बल है, और प्लस F6 F7 F11 भी एक तलीय संगामी बल है। अब इसको अपने डिफिनेशन में लिखना पड़ेगा आपको कि वैसे ऐसे बल समूहों, ऐसे बल समूह जो कि एक तल तथा जो कि एक तल में रहते हैं तथा उनके क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, इन बल समूहों को एक तलीय संगामी बल समूह या एक तलीय संगामी बल निकाय कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपको अगर आएगा बनाने को तो आप ऐसे बना भी सकते हो। नेक्स्ट है मेरा एक तलीय असंगामी बल। एक तल हो वो असंगामी हो, असंगामी मतलब नॉन कॉन्करेंट। तो आप ढूंढो इसमें कौन कौन से फोर्स हैं जो एक तल में हैं बट वो असंगामी है। असंगामी मतलब उनके लाइन ऑफ एक्शन या उनकी क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु पर नहीं गुजरेंगी। है कोई ऐसा? अगर देखेंगे आप तो F3 और F9 ये दोनों एक तल में तो हैं बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग हैं। F3 और F9 एग्जांपल देके लिख लो, F3 एंड F9। फिर यहाँ पे देखोगे F4 F10 एक तल पे हैं, F4 और F10 एक तल पे हैं बट इनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी। F4 और F5 को नहीं बोल सकते क्योंकि इन दोनों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी, इसलिए हम लोग F4 F5 को नहीं बोल सकते। देखो यहाँ से F4 आ रहा है, यहाँ से F5 जा रहा है, ठीक है, तो इनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी। तो हम लोग के पास कौन कौन से हो गए? एक तलीय संगामी बल F3 F9 हो गया, F10 F4 हो गया। और ढूंढो कौन सा मिल सकता है? F7 और F12 ये भी कर सकते हैं हम लोग, F7 F12। ठीक है, तो ये सब चीजों को अपने डेफिनेशन जो भी हेडिंग डाल रहे हो उसके अंदर ये सब बल समूह लिखते जाओ। फिर नेक्स्ट जो मेरा तीसरा है वो एक तलीय सदृश समांतर बल है। एक तलीय, तीसरा पॉइंट लिखना, एक तलीय सदृश समांतर बल। इसमें क्या होता है? यह बल निकाय, यह वह बल निकाय है जिसके अंदर सभी बलों की क्रिया रेखाएं समांतर होती हैं और एक दिशा में भी होती हैं। ठीक है, कोप्लेनर लाइक पैरेलल सिस्टम। क्या क्या होती हैं इनकी कंडीशन? एक, इनकी जो क्रिया रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, एक दिशा में होती हैं तथा एक तल में भी होती है। तो जो तीसरा हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? एक तलीय सदृश समांतर, देख लेना। एक तलीय होती है, एक तलीय सदृश समांतर रेखा। मतलब एक तल मतलब एक तल में होनी चाहिए, सदृश मतलब एक तरह, एक उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, और समांतर मतलब पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो तीन कंडीशंस होंगी इसमें। अब आप इस फिगर में ढूंढो कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जो एक तल में है, एक डायरेक्शन सेम भी है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है और वो पैरेलल है। तो अगर आपको अगर आपको दिखेंगे, जहां तक मुझे दिख रहा है, F4 F10 और F7 ये तीनों फोर्स एक तल में भी हैं, सदृश भी हैं, एक डायरेक्शन में भी हैं और समांतर भी हैं। ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, यहाँ। तो F4 F7 और F10 ये एक तलीय सदृश समांतर बल है, मतलब कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है ये। तो F4 F7 F10 आर कोप्लेनर लाइक पैरेलल सिस्टम, या F4 F7 F10 एक तलीय सदृश समांतर बल निकाय हैं। अच्छा, और कौन सी इसमें देख सकते हो? और भी होंगी,
पक्का होंगी कुछ ना कुछ। हाँ है। F1 और F9 को अगर देखोगे, एक तल में है F1 और F9। ठीक है, F1 और F9 को देखो, एक तल में है। ठीक है, एक तल में भी है, पैरेलल भी है। F1 और F9 पैरेलल भी है, और इनकी डायरेक्शन जो होंगी वो भी सेम है। तो F1 और F9 भी मेरा एक तलीय सदृश समांतर बल है। तो F4 F7 F10 भी एक तलीय समांतर बल है, तथा F1 और F9 भी एक तलीय समांतर बल है, सदृश समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा है वो असमांतर असंगामी एक तलीय बल। तो मिटाना सबसे बड़ा झंझट का काम। जो चौथा है मेरा, कहाँ गया मेरा मार्कर, चौथा है मेरा असमांतर असंगामी असमांतर असंगामी एक तलीय। इसमें भी तीन कंडीशन आ रही है। अच्छा, जो डेफिनेशन पूछता है ना, ये लास्ट चारों से ही पूछता है, कभी भी आपसे कोप्लेनर या एक तलीय या संगामी बल नहीं पूछेगा। पूछ लिया तो सबसे बेस्ट है, लेकिन जो डेफिनेशन जो इस टॉपिक से पूछता है वो इन्हीं चारों में से पूछता है कि असमांतर असंगामी एक तलीय बल को परिभाषित कीजिए, या एक तलीय संगामी बल को परिभाषित कीजिए। तो ये जो लास्ट का चार पढ़ा है ना, ये प्लस इसके आगे जो तीन पढ़ा है, इन्हीं चारों में से पूछता है डेफिनेशन, क्योंकि ये थोड़ा हचपच वाला रहता है, घुमाने वाला चीज रहता है। तो असमांतर असंगामी एक तलीय बल, अब इसमें देखो इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल भी है, नॉन कंकरेंट भी है, बट कोप्लेनर है। ठीक है, तो ये फोर्थ टॉपिक था। अब इसमें ढूंढो कौन कौन से हैं जो नॉन पैरेलल हो। नॉन पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो। असंगामी हो मतलब इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं किसी एक बिंदु से नहीं जानी चाहिए, और कोप्लेन हो, एक प्लेन में हो। तो प्लेन को देखो, सीधे प्लेन में ही देखो, जिस जिस प्लेन में दिख जाए। तो जहां तक हमको दिख रहा है F1 F3 F4, कोई भी नहीं दिख रहा हमको। F1 F2 F3 कंकरेंट तो है ये, नॉन कंकरेंट चाहिए ना। F1 F2 F3 तो हो गए ये असमानता। इसमें कोई फोर्स सिस्टम नहीं है, एक तल पे। F6 F12 बल बनाने को तो बन सकता है, लेकिन फिर वही है, ऐसे कोई सिस्टम दिखेगा ही नहीं। F3 और F9 को, लेकिन ये पैरेलल है, नॉन पैरेलल, हाँ नॉन पैरेलल भी है, नॉन कंकरेंट भी है। और एक F3 और F9 ले सकते हो आप लोग, F3 और F9, ये ये दोनों F3 रिजल्टेंट, F3 और F9 ये मेरा पैरेलल भी नहीं है, नॉन कंकरेंट भी नहीं। नॉन कंकरेंट है मतलब इसकी के बिंदु अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे, और एक तल पे है। तो F3 और F9 आपका रह सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, F3 इस तल में तो F3 F9 ही रहेगा, और इस वाले तल में अगर देखते हैं तो पैरेलल नहीं रहना चाहिए। F6 F6 F8, F6 F8 भी ले सकते हैं, F6 F8 ये दोनों भी हो सकते हैं। नॉन पैरेलल है, नॉन कंकरेंट है, और एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो ये F3 F9 और F6 F8 इसमें लिख लो, F3 F9 एंड F6 एंड F6 F8। ठीक है, तो ये चार चीजें हम लोग को पढ़े हैं। हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़े हैं इससे पहले? इससे पहले हम लोग जो जो चीजें पढ़े थे वो हम एक बार
देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या चार चीजें पढ़े हैं उसमें, एक था संगामी एक तलीय बल मतलब कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, दूसरा था एक तलीय असंगामी बल कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। तीसरा था एक तलीय सदृश समानांतर बल मतलब कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। और चौथा जो अभी पढ़े हैं असमांतर असंगामी एक तलीय बल, ठीक है। तो ये जाके मेरा फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस या बल निकाय कंप्लीट होता है। और इन सभी में से हमको कौन सा पढ़ना है, हमको सिर्फ एक तलीय बल निकाय पढ़ना है, एक तलीय जिसमें सिर्फ एक तल की बात हो रही होगी, ठीक है। हम लोग नॉन कोप्लेनर नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम पढ़ना है। और कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम भी हो सकता है, मतलब संगामी एक तलीय बल भी हो सकता है, ठीक है। असंगामी एक तलीय बल हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कोप्लेनर तो होगा ही, अब कोप्लेनर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सब चीजें हम लोग को पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी पिंड की या किसी पिंड की स्टडी करेंगे या किसी पिंड की हम लोग व्याख्यान करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग सिर्फ एक पिंड की उस एक तल की बात करेंगे, अलग अलग तल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे किसकी कैसे स्टडी करनी रहती है। स्टडी करना मतलब उसके बारे में जानना। मान लीजिए कि हम अगर कोई बॉल आपको दे दिए, तो वो बॉल किसी फर्श पर रखी हुई है, तो उस बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जैसे उस बॉल का एक वेट होगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो उस पे एक उस बॉल का वेट लगेगा, प्लस उस बॉल और जो फर्श है उसके बीच में एक रिएक्शन फोर्स लगता है वो भी लगेगा। तो ये सब चीजें कौन कौन से फोर्स लगेंगे और किस डायरेक्शन में लगेंगे, इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। और इसी को जानने के लिए हम लोग पहले उस बॉल और फोर्स का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। किसी भी जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं, जब भी आपको कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर से, तो पहले हम लोग उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अभी बताते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। जब तक अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो, इतने कठिन से भी कठिन न्यूमेरिकल हो, उसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा बल कहाँ कहाँ काम कर रहा है। जैसे कोई भी बॉडी रखी होगी तो उसका एक वेट काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वेट नीचे की तरफ लगाएंगे, रिएक्शन फोर्स मिलेगा ही मिलेगा। और अगर बॉडी रुकी हुई है तो यही दो बल कार्य करेंगे, प्लस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम करता है, जो कि हम लोग यहाँ मैकेनिक्स में नहीं मान के चलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये दो बल तो काम करेंगे ही करेंगे। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा, वेट तो चलेगा ही साथ साथ। जैसे ट्रेन चलती है, और ट्रेन चलती है, ट्रेन में अगर तुम बैठे हो तो तुम्हारा एक बॉडी वेट भी होगा, ठीक है। ट्रेन किस स्पीड से चल रही है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा उस पर। उसके बाद तुम्हारे और ट्रेन का जो फर्श होता है उसके बीच में एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है। ट्रेन का जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, तो वो सब चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो अब हम पूरा 3D फिगर तो बनाएंगे नहीं कि ट्रेन बनाएंगे उस पर तुम बैठे हो उसका कुछ, तो उसके लिए हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। उसमें फ्री बॉडी डायग्राम मान लेते हैं कि जयदीप सर हैं, जयदीप सर ऐसे जे करके बैठे हुए हैं एक पॉइंट पे, जहाँ पे उनका एक बॉडी वेट आएगा, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। मेरा नहीं, ट्रेन का फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा, तो FR ये करके हम लोग बना देंगे एक पॉइंट पे। इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग 3D फिगर ना बना के इस तरह का फिगर बना देते हैं। उसमें जो सरफेसेस होते हैं उस सरफेस को हटा देते हैं, ठीक है, और सिंपल एक फिगर बना देते हैं। तो ऐसा ही जो भी फिगर आते हैं, जो से जैसे न्यूमेरिकल आते हैं, हम लोग पहले उस न्यूमेरिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, हाँ, तीसरा था बल निकाय के बाद हम लोग को एक डेफिनेशन नोट कर लो। एक थ्योरम है, अब यहाँ से थ्योरम्स स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो नोट करो, बल की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बल की भौतिक, अच्छा, ये बताते जाना तुम लोग अगर ज्यादा तेज भाग रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि हम बहुत तेज भाग रहे हैं। एक एक दो टॉपिक लेके चल लेंगे अब, ठीक है। ये आज इस क्लास का लास्ट टॉपिक है। बल निकाय हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद ये इस आज के क्लास का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है। इसका फिर हम लोग जो अभी टॉपिक आगे मिलते जाएंगे, बल्कि भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। भौतिक स्वतंत्रता नाम से ही पता चल रहा है कि
बल को लगने के लिए किसी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं है, भौतिक स्वतंत्र है, भौतिकली, ठीक है, फिजिकली इंडिपेंडेंट है वो। तो इंग्लिश में लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। लिखना चाहो इसमें लिख लो, ये आता है लिखने के लिए। बल की भौतिक बल की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत समझाइए, या अपने शब्दों में समझाइए। तो लिख लो, आप ही के शब्दों में बता देते हैं। वैसे बुक के शब्द में बताओ, बुक की भाषा में बताओगे तो बहुत नहीं समझ में आएगा, अपने ही शब्दों में बताते हैं हम, जितना हमको समझ में आया है। इस सिद्धांत के अनुसार लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार अटेंडेंस बनाते रहना। अजीत, आर्यन, विशाल शर्मा बॉयज में, गर्ल्स में कौन थी? सुमन थी केमिकल की, एक लड़की थी, और दो पेंट, एक पेंट की थी, और एक पीएमटी की थी। नाम नहीं याद आ रहा है। दोनों सिंह थी, एक शायद, एक सृष्टि सिंह थी और एक अंशिका सिंह थी। अब किस ब्रांच की कौन सी थी उन्हें आप लोग बेटा अटेंडेंस बनाते चलना, ठीक है, और भेज देना। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल लगते हैं, ये अपनी भाषा में बता रहे हो, तुमको भी अपनी भाषा में लिखना है जितना तुमको समझ में आ जाए। इस पिंड के अनुसार जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल लगते हैं, तो प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है, स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है, जैसे कि अन्य बल जैसे कि अन्य बल पिंड पर न लग रहे हों, जैसे कि अन्य बल पिंड पर न लग रहे हों। अर्थात प्रत्येक बल का पिंड पर प्रभाव अर्थात प्रत्येक बल का पिंड पर प्रभाव अन्य बलों पर आश्रित नहीं होता है। आश्रित नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करना। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि बल किसी भौतिक माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अतः हम कह सकते हैं कि बल किसी भौतिक माध्यम पर निर्भर नहीं करता, अर्थात बिना भौतिक माध्यम के भी बल लगाया जा सकता है। अर्थात बिना भौतिक माध्यम के भी बल लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण लिख के लिखो। उदाहरणतः किसी पिंड को रस्सी, चेन या छड़ बांध कर खींचा जा सकता है। किसी पिंड को रस्सी, चेन या छड़ बांध कर खींचा जा सकता है। यहाँ रस्सी, चेन या छड़ भौतिक माध्यम है। यहाँ रस्सी, चेन या छड़ भौतिक माध्यम है, परंतु भौतिक माध्यम के बिना भी बल लगाए जा सकते हैं। परंतु भौतिक माध्यम के बिना भी बल लगाए जा सकते हैं, जैसे दो चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल। यहाँ पे कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे दो चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। दो चुंबक को तुम पानी में भी डालोगे तब भी चिपकेगा, हवा में डालोगे तब भी चिपकेगा, कहीं पे भी रखो, वैक्यूम में भी डालोगे तब भी चिपकेगा वो। जैसे दो चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल तथा पृथ्वी का आकर्षण बल। ठीक है, इन दोनों को लगाने के लिए हम लोग को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बलों की भौतिक, क्या बल, इसमें बलों लिख लेना, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग आज पढ़े, बल निकाय पढ़े और बल की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत पढ़े। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बलों की, ये पढ़ाया जा सकता है, अभी समय है, जैसा आप लोग, स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत लिख लो, क्या होता है समझाएंगे बाद में।
या टाइम मिलेगा तो समझा देते हैं, 10 मिनट क्लास एक्सटेंड ही करेंगे और क्या। लिख लो इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत इंग्लिश में लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। स्थानांतरणशीलता मतलब स्थान इसके इस जब भी कोई नया बल लगता है तो उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी को जब भी किसी पिंड पर बल लग रहा है, मान लीजिए पिंड, कोई पिंड था, उस पर कोई बल लग रहा था पहले से, और वो टेंसाइल फोर्स था, मतलब तनन बल, तनाव बल लग रहा था, और उसी लाइन ऑफ, उसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो बल लग रहा था, उसी लाइन ऑफ एक्शन, उसी क्रिया रेखा पे हम लोग एक और बल लगा देते हैं जो कि पहले वाले फोर्स को लगने का नेग्लेक्ट करता है। लेकिन जो पहला बल लग रहा होगा वो टेंसाइल फोर्स, वो हमेशा टेंसाइल फोर्स ही रहेगा, भले ही वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए। यही बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत है। लिख लो पहले, फिर समझाते हैं, नहीं समझ में आएगा हमको पता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक दृढ़ पिंड इस सिद्धांत के अनुसार एक दृढ़ पिंड के बारे में पहले बता रहे थे। दृढ़ पिंड उसे बोलते हैं जिसमें बल लगाने पे उसके अंदर या तो कोई विकृति ना हो या इतनी कम हो कि उसे हम लोग नेग्लेजिबल मान रख सकते हैं। ठीक है, उसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कहते हैं। तो साथ साथ रिवीजन भी करते चलना, तो अलग से बर्डन नहीं पड़ेगा बाद में। इस सिद्धांत के अनुसार एक दृढ़ पिंड या वस्तु की एक दृढ़ पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर एक दृढ़ पिंड या वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है, यदि कोई बल क्रिया करता है तो यही बल अपनी क्रिया रेखा के अन्य तो यही बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर ही अन्य बिंदु पर, कॉमा, जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा है, जो वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़ा है, कॉमा, क्रिया करता हुआ माना जा सकता है। अब इसको पढ़ो आप लोग और एक बार समझना कि क्या बोला गया है इसमें। ठीक है, कि मान इसमें यही बताया गया कि मान लीजिए कोई बॉडी है या कोई रिजिड बॉडी है, उस पर कोई बल पहले से कार्य कर रहा है, और उसी क्रिया बिंदु पर, मतलब उसी पहले से कार्य कर रहा बल है, उसकी क्रिया रेखा पर अगर हम लोग कोई और बल लगा देते हैं, ठीक है, तो उस बल के आने के कारण जो पहले से लगा हुआ, जो पहले से बल लग रहा था, उसके उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब अगर वो टेंसाइल फोर्स लग रहा था तो वो टेंसाइल फोर्स ही लगेगा, भले ही कोई उस क्रिया रेखा में हम लोग कोई और दूसरा बल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, समझाने वाला पार्ट हम कल कर रखेंगे, क्योंकि फिर समझाना ढंग से पड़ेगा, और टाइम मेरे ख्याल से आधे घंटे के ऊपर क्लास लेने पे बोरियत महसूस होने लगता है, ये हमको भी पता है, बट आप लोग की आदत नहीं है वैसे तो। इससे पहले जो जहाँ पे भी एक दो जगह पढ़ाए हैं लाइव क्लास में, 2 2 ढाई 2.5 घंटा भी पढ़ाया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट वही होता है ना कि इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर सामने आपका चैट बॉक्स चल रहा होता, चैट बॉक्स बंद करने का भी रीजन है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिर पढ़ाई नहीं, फिर बैठ के यहाँ पे चैटिंग चैटिंग खेलते हैं, तो वो सब माध्यम हम बंद कर दिए ना। वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ना, ऑडियो ऑन कर सकते हैं ना, चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सामने से फीडबैक आता रहता है तो कुछ पढ़ाने का भी मन करता है। नहीं तो ठीक है, सब कुछ चल रहा है ऐसे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, और अटेंडेंस हमको भेज दीजिएगा। प्लस 11 तारीख, कितनी तारीख को, संडे को टेस्ट के लिए बोले हैं पहले चैप्टर का। तो जो चीज़ पढ़ाई गई है उसी में से पूछा जाएगा, कोई अलग से नहीं पूछा जाएगा। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यहीं पे होगा, इसी क्लासरूम पे होगा। टेस्ट वाले सेक्शन पे जब जाएंगे तो संडे को 11 बजे आपको शो करने लगेगा वो टेस्ट। क्वेश्चन आएगा, 20 मिनट साथ में टाइमिंग चलती रहेगी। 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसी ऑप्शन के सामने आपको
टिक करना है, मतलब उसमें टैप करना है, वहाँ पे 4 गोले दिखेंगे, उस पर टैप करना है और उसके सेव एंड नेक्स्ट करके चलना है आगे। सेव भी करना है, नेक्स्ट भी, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आगे बढ़ते रहिए। नहीं तो अगर नहीं समझ में आता है कैसे टेस्ट दिया जाता है तो यूट्यूब पे चले जाइएगा और टीचमेंट ऐप पे कैसे टेस्ट दिया जाता है ये सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वो हम सब बता देंगे, एक दो बार टेस्ट दोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। या तो जो बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट दिए होंगे उनको पता चला होगा कैसे दिया जाता है, ठीक है। अभी के लिए इतने रखते हैं, जाइए, हम कीजिए।